डियर स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। लास्ट क्लास में हमने गॉस थ्योरम के बारे में कुछ बातें पढ़ी थी, एक बार उसको रिकॉल कर लें। गॉस थ्योरम के लिए हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, जिसको हम फाई से डिनोट कर रहे थे, दैट वाज द इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। या इस इंटीग्रेशन साइन के ऊपर हमने एक सर्किल और लगा रखा है। ये सर्किल का मीनिंग ये है कि हम किसी क्लोज्ड सरफेस के लिए इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। ई डॉट डी एस मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन हो रहा है, एंड दिस इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको सिंपली हम Q कहते हैं, चार्ज एनक्लोज्ड को। इस चार्ज एनक्लोज्ड का मीनिंग क्या है, थोड़ा और गौर से देखें तो हमारे पास लेट से कोई एक सरफेस है जिसके अंदर एक चार्ज Q1, यहाँ पे दूसरा चार्ज Q2, कोई चार्ज Q3, कोई चार्ज Q4, ऐसे बहुत सारे चार्ज हैं। कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो सकता है। तो हमें इसके लिए लेना पड़ेगा टोटल चार्ज एनक्लोज्ड, यानी जो टोटल चार्ज Q होगा, जो इस फॉर्मूले में हमारा आएगा, दैट विल बी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। अब इसका मैं थोड़ा और मीनिंग एलोबरेट करने की कोशिश करूं। लेट्स से Q1 है प्लस 2 माइक्रोकूलम का, Q2 है प्लस 5 माइक्रोकूलम का, Q3 है माइनस 3 माइक्रोकूलम का, और Q4 है प्लस 1 माइक्रोकूलम का। तो ये नेट वैल्यू कितनी हो गई? पॉजिटिव चार्जेस हैं 2 प्लस 5 7 और 1 8 और माइनस का 3, तो नेट चार्ज हो जाएगा हमारा 5 माइक्रोकूलम पॉजिटिव चार्ज। यानी इसके लिए जो Q की वैल्यू हमारी होगी वो 5 माइक्रोकूलम होगी। ये हमने पढ़ा था। एक बार इसका मीनिंग भी रिकॉल करें जो पिछली क्लासेस में हमने देखा था। तो मीनिंग सिंपल इतना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब हो गया इसके सरफेस से बाहर जाने वाली जो टोटल नंबर ऑफ लाइंस होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उनकी काउंटिंग को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आज इसकी एक और एप्लीकेशन को हम यहां पे पढ़ेंगे, एंड दैट एप्लीकेशन इज इलेक्ट्रिक फील्ड near infinite sheet of charge। एक इनफाइनाइट साइज की सीट जिसके ऊपर कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके नियर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को देखेंगे। अब इनफाइनाइट सीट से हमारा मीनिंग क्या है, जरा एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करें। कि एक मैंने ये शीट ले ली जिसके ऊपर कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और थोड़ा बड़ा एग्जांपल के देखूं, जिस सीट पे मैं लिख रहा हूं, ये पूरी सीट मेरी एक सीट है या एक टुकड़ा इसका है। इसको किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे ही हम इनफाइनाइट सीट कहेंगे। वो पर्टिकुलर कंडीशन क्या है कि जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, लेट से इस पॉइंट P पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो पॉइंट P जो है सीट के बहुत क्लोज होना चाहिए। यानी जो सीट का डायमेंशन है, लेंथ ब्रेथ है, उसके कंपैरिजन में ये जो डिस्टेंस है सीट से P का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस नेग्लिजिबली स्मॉल होना चाहिए। ओनली देन वी कैन कॉल दिस सीट एज इनफाइनाइट सीट। यहां पर एक टर्म और हम डिफाइन करेंगे, सिग्मा, जिसको हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। Q बाय A इसका फॉर्मूला था और यूनिट थी कूलम पर मीटर स्क्वायर। यानी इस शीट के पर यूनिट एरिया जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, दैट इज नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। इन बातों की यहां हमें रिक्वायरमेंट होगी। लेट्स प्रोसीड कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट से बाहर की ओर जा रहा होगा E। लेट्स से वैल्यू है E।
क्यों बाहर क्यों जा रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज है। दूसरा परपेंडिकुलरली आउटवर्ड जाएगा, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज में पढ़ा था। अब यहां पर हमें गॉसियन सरफेस लेनी पड़ेगी। यदि आपको ध्यान हो, प्रीवियस टॉपिक्स में हमने ये बात करी थी कि हम जब भी गॉस थ्योरम को अप्लाई करेंगे तो हमें लेना पड़ेगा गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस क्या थी, एक क्लोज्ड सरफेस completely surrounding given charge, इसको हम कहते हैं गॉसियन सरफेस। तो यहां पर हमें एक गॉसियन सरफेस करनी पड़ेगी और गॉसियन सरफेस जो हमारी बनेगी वो कुछ इस टाइप से एक सिलिंड्रिकल सरफेस होगा, जिसके यहां पे भी उतना ही एरिया आ रहा है जितना ये एरिया है। लेट से एरिया है ए इस फ्लैट सरफेस का, एंड इट इज नॉट क्लियरली नोन कि भाई ये पॉइंट पी राइट साइड ऑफ द पेपर होगा जैसा भी दिख रहा है, या ऑन दी लेफ्ट साइड होगा। तो हम इसको ऑन दी लेफ्ट भी आल्सो कंसीडर करेंगे। इस तरीके से यहां पे भी सेम एरिया रहेगा। तो हमारी टोटल जो एरिया गॉसियन सरफेस हो जाएगी, ये सिलेंडर हो जाएगी जिसके बीच में इतना चार्ज हमारा कवर अप है। तो चार्ज एनक्लोज्ड हम सबसे पहले देखें, चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस, Q हो जाएगा सिग्मा इंटू ए। अगेन आपको याद दिलाऊं, हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी इसके अकॉर्डिंग्स में चार्ज क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए, जो हमें राइट साइड ऑफ द थ्योरम यूज करना है। अब फिर हमें कैलकुलेट करना है लेफ्ट हैंड साइड के लिए। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड की नाउ हम कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमें सॉल्व करना है इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस को फॉर द क्लोज सरफेस। यहां इसको वी विल डिवाइड into 3 separate integrals. For surface 1, 2 and 3. ये कौन सी 3 सरफेसेस हैं, डायग्राम में मार्क करके देखते हैं। इस वाले फ्लैट एंड को हमने सरफेस नंबर 1 कहा, इस कर्व्ड सरफेस को फ्लैट को हमने सरफेस 2 कहा, और इधर की फ्लैट सरफेस को हमने कहा सरफेस 3। सरफेस 1, 2 एंड 3 ये हमारी सरफेसेस हो गई। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से जा रहा होगा और इस सरफेस का जो नॉर्मल है यानी डायरेक्शन वो इस तरफ होगी फर्स्ट सरफेस के लिए। तो जब हम फर्स्ट सरफेस को सॉल्व करेंगे तो ई डी एस कॉस 0, ये कैसे लिखा हमने, तो वी नो द फॉर्मूला A डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, और यहां थीटा इस सरफेस के लिए दोनों पैरेलल हैं। जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो एंगल उनके बीच में होता है 0। ये फर्स्ट सरफेस के लिए हो गया। नाउ सेकंड सरफेस के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसी तरफ जाना है, लेकिन सरफेस का जो नॉर्मल होगा वो इस तरीके से जा रहा होगा, तो इनके बीच का जो एंगल हो जाएगा वो होगा 90 डिग्री। तो सेकंड सरफेस के लिए जब हम सॉल्व करेंगे तो ई डी एस cos 90 डिग्री, एंड सिमिलरली इफ वी सॉल्व फॉर द थर्ड सरफेस इट विल बी ई डी एस cos 0। क्यों cos 0 होगा, क्योंकि अगेन इस वाली साइड में नॉर्मल इस तरफ होगा, तो इन दोनों के बीच में एंगल हो जाएगा 0, दे आर पैरेलल। नाउ कमिंग बैक टू द कैलकुलेशन, यहां E बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ds इंटू 1 फर्स्ट सरफेस के लिए, सेकेंड सरफेस के लिए वैल्यू हो जाएगी 0, एंड थर्ड सरफेस E बाहर ले लेंगे कॉमन, ds इंटू 1। फर्स्ट एंड थर्ड में E बाहर क्यों आया, बिकॉज एट पर्टिकुलर पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड हैज ए पर्टिकुलर वैल्यू, कॉन्स्टेंट वैल्यू। E इंटू ए 0 और E इंटू ए, ये कैसे हुआ, क्योंकि हम जो सरफेस एरिया ले रहे हैं फ्लैट सरफेस एरिया
उसकी वैल्यू हमने ये मार्क करी थी ए है, तो इसकी टोटल वैल्यू हो गई ए, वही एरिया यहाँ ई ए आ गया, तो दिस इज 2EA. This is the value for integral E dot ds. Now we can apply Gauss theorem. By Gauss theorem, integral E dot ds equal to charge enclosed upon एप्सिलॉन नॉट. इंटीग्रल ई डॉट डी एस की वैल्यू हमने निकाली है 2EA एंड चार्ज एनक्लोज्ड हमने यहां ऊपर लिखा था सिग्मा ए. ए दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा फॉर्मूला रह जाएगा E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इन एयर और वैक्यूम. अब ये वैल्यू हमारी होगी कांस्टेंट वैल्यू. That means electric field at any point near the plane sheet is constant. That is, electric field at any point near an infinite plane sheet of charge is always a constant. यहां एक बात और गौर करें, इलेक्ट्रिक फील्ड के जितने भी इससे पहले हमने फॉर्मूले पढ़े थे, सब में डिस्टेंस की वैल्यू इंक्लूड होती थी. इस फॉर्मूले में डिस्टेंस नहीं आ रहा है. दैट मीन्स ये जो पॉइंट P जिस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे, वो सीट से कितना क्लोज है, थोड़ा पास है या थोड़ा दूर है, इसका कोई इफेक्ट नहीं है. हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट होगी. बट ये कब कांस्टेंट होगी? ओनली एंड ओनली व्हेन जब शीट इनफाइनाइट नेचर की होगी. दैट मीन्स शीट का साइज काफी बड़ा है एज कंपेयर टू डिस्टेंस. नाउ इसका एक सेकंड केस लेते हैं. बाय डिफॉल्ट जो हमने पहला केस लिया था, इसमें एक एजम्पशन था हमारा. वो एजम्पशन के लिए मैं 2 पॉइंट यहां लिख रहा हूं, उस पर गौर करेंगे. एक पॉइंट था कि थिक शीट हो, शीट या तो थिक हो ये वाली, या दूसरा था इंसुलेटेड हो, यानी कोई नॉन कंडक्टिंग मटेरियल की हो. बट व्हाट इफ शीट इज थिन और नॉन insulating, that is conducting? In case of thin sheet और कंडक्टिंग सीट, इन दोनों ही सिनेरियो में एक चेंज आ जाता है अबव कैलकुलेशन में. और वो चेंज क्या है उस पर गौर करें. अगेन गो बैक टू द डायग्राम. जब शीट थिन होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों तरफ अपनी वैल्यू को काउंट करता है, या कंडक्टिंग है तो जो चार्ज हमने लेट से इस कोने पे दिया वो ऑटोमेटिकली शीट की दोनों साइड इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा अपने आप. चार्ज शीट के दोनों साइड अपने आप डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा. तो उसका इफेक्ट क्या होगा? तो इस इंसुलेटेड केस में हमने चार्ज को सीट की एक ही तरफ कंसीडर करा था, इसलिए चार्ज एनक्लोज जो था हमारा वो सिग्मा ए था. अब जब चार्ज दोनों तरफ होगा तो एरिया राइट साइड का भी काउंट होगा और शीट के अदर साइड का, लेफ्ट साइड का भी काउंट होगा. तो हियर चार्ज एनक्लोज्ड Q इक्वल टू सिग्मा इंटू 2A, एरिया दोनों तरफ का काउंट होगा. अब हम यदि गॉस थ्योरम को अप्लाई कर दें तो इंटीग्रल E डॉट ds इक्वल टू चार्ज
एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू हमने निकाली थी ट्वाइस ऑफ EA, और ये हमारा हो गया सिग्मा इंटू 2A। तो ये 2 और A यहां से कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो बचेगा E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पिछले केस में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट था, इस केस में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। ये डिफरेंस रहेगा जिसको हमें ध्यान देना होगा। बेटा नाउ नेक्स्ट एप्लीकेशन हम जो देखेंगे वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 प्लेन शीट्स ऑफ चार्ज। ये प्लेन शीट्स ऑफ चार्ज किस टाइप की हैं? अगेन जो हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था, इनफाइनाइट नेचर की हैं। लेट्स से एक डायग्राम के थ्रू समझें। हमने 2 प्लेन शीट ले ली जो एक दूसरे के पैरेलल हमने प्लेस कर रखी हैं। दोनों पे ही सिंप्लिसिटी के लिए हम पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं। एक में सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है, दूसरे में सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 है। अब जरा इस डायग्राम को आप गौर से समझना। बहुत कुछ इस डायग्राम के बिहेवियर पे, इसके फ्लो पे डिपेंड करेगा। फर्स्ट शीट के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ भी जाएगा और इस तरफ भी, दोनों तरफ जाएगा, और इसकी वैल्यू है E1 जस्ट बिकॉज ऑफ फर्स्ट शीट। मैं इसको जरा लिख दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट 1 ओनली, E1 इक्वल टू सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। मैं यहाँ पे जो शीट कंसीडर कर रहा हूँ वो थिक शीट लेता हूँ, ये डिफॉल्ट केस हो गया। ऐसे ही डायग्राम में देखें तो इस सेकंड के कारण देखेंगे तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर E2 और इधर की ओर भी E2 होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू C2 ओनली, ये हो जाएगा E2 इक्वल टू सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर फिर डायग्राम पे हम वापस जाते हैं। लेट्स से ये 3 रीजन्स बन गए, रीजन A, रीजन B और रीजन 3। यानी फर्स्ट सीट के लेफ्ट या दोनों सीट के लेफ्ट वाला रीजन A, दोनों सीट के इन बिटवीन रीजन B और दोनों सीट के राइट साइड वाला रीजन C। हमें इन तीनों रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन A। ये जो भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको मैं मार्क कर रहा हूं EA से। ये वैल्यू क्या होगी? अगेन डायग्राम में हम गौर से देखते हैं। रीजन A में ये वाला रीजन, फर्स्ट सीट का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, तो सेकंड सीट का भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल के आ रहा है वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, E2। तो E1 एंड E2 बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, and we know when two vectors are in the same direction they can be added directly. So in this region the net electric field will be E1 plus E2. That means sigma 1 upon 2 epsilon naught plus sigma 2 upon 2 epsilon naught. So in sum, in totality we can write sigma 1 plus sigma 2 upon 2 epsilon naught. Now in the region B में E1 is on the right and E2 is on the left. ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो एक दूसरे की वैल्यू को रिड्यूस करेंगे। तो therefore net electric field in region B EB equal to
E1 माइनस E2, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट में हैं, तो E1 माइनस E2 हो गया। और इनकी वैल्यू कितनी है, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सो देयरफॉर नेट वैल्यू विल बी सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। यहां पर मैं एक ध्यान देना, ये वाली डायरेक्शन जो है डायग्राम में मार्क कर रहा हूं, ये मैंने पॉजिटिव कंसिडर करी है, तब ये वैल्यूज रहेंगी। यदि मैं राइट की डायरेक्शन पॉजिटिव लेता तो इन वैल्यूज को फिर मुझे नेगेटिव कहना पड़ता। वी हैव टू टेक वन डायरेक्शन एज पॉजिटिव एंड अदर एज नेगेटिव। नाउ इन द रीजन सी, E2 भी इस तरफ है और यहां से जो E1 आ रहा था दैट इज आल्सो इन द सेम डायरेक्शन, तो ये दोनों भी ऐड हो जाएंगे, बट जो हमने नॉमेनक्लेचर लिया उसके हिसाब से वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव में काउंट होगी। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन सी EC इक्वल टू माइनस E1 और माइनस E2 का सम, यानी माइनस कॉमन ले लूं E1 प्लस E2 और ये हो जाएगा माइनस ऑफ सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन सी, राइट डियर।